सो हेलो गाइस, आप देख सकते हो आपके सामने फिर से एक जेई एडवांस का पीवाईक्यू है। ये जेई एडवांस्ड 2020 का पीवाईक्यू है और मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस है। ठीक है, समझने के लिए कि अगर आप बहुत एक ऑर्गेनाइज्ड वे से सॉल्विंग करते हो तो कभी भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, देखो, क्लैरिटी रखो अपने माइंड में। जितनी ज़्यादा आप क्लैरिटी रखोगे सिचुएशन को लेकर, उतनी ज़्यादा आसानी से कम पेन चलाए भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। ठीक है, मेन काम दिमाग का होता है और ख़ासकर प्रोबेबिलिटी के सवालों में। जैसे यहाँ पर तुम देख सकते हो, यहाँ पर हमें क्वेश्चन गिवन है कि भाई C1 C2 टू बायस्ड कॉइन्स हैं। बायस्ड कॉइन्स वाली प्रॉब्लम काफ़ी कम प्रैक्टिस की जाती है। ठीक है, काफ़ी कम बच्चे होते हैं जो बायस्ड कॉइन्स वाले प्रॉब्लम्स करते हैं और ये करनी ही चाहिए। ठीक है, आपके माइंड में एक चीज़ तो रहनी चाहिए कि अगर बायस हुआ कॉइन में तो उसको कैसे डील करें, और वो कोई मुश्किल काम नहीं है। सच दैट द प्रोबेबिलिटीज ऑफ गेटिंग हेड इन अ सिंगल टॉस। ठीक है, यहाँ पे भी आपका दिमाग चमकना चाहिए कि यार सिंगल टॉस के लिए बोला है। ठीक है, तो जितनी भी आपके दिमाग में आप जैसे कहते हैं ना वेरिएशंस बना सकते हो क्वेश्चन की, उनको लेकर चला करो जब भी प्रैक्टिस करते हो। उससे क्या होता है कि अगर कोई नया सवाल बनाने की कोशिश भी करे, है ना, जेई एडवांस लगा लो, जेई मेंस लगा लो, तो उसमें आप पहले ही प्रिपेयर रहते हो। ठीक है, फिलहाल क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 2/3 प्रोबेबिलिटी किसकी है, हेड की। ठीक है, एंड 1/3 है इन दोनों कॉइन्स के लिए रिस्पेक्टिवली। C1 के लिए 2/3 है, C2 के लिए 1/3 है हेड आने की प्रोबेबिलिटी ऑन अ सिंगल टॉस। सपोज अल्फा इज द नंबर ऑफ हेड्स that appear when C1 is tossed twice independently, and suppose beta is the number of heads that appear when C2 is tossed twice. ठीक है, then the probability that the roots of the quadratic equation polynomial x square minus alpha x plus beta are real and equal is। अच्छा देखो, अच्छा तो सवाल है ये, है ना। देखो हमें क्या बोल रहा है कि भाई जो एक्स स्क्वायर है माइनस अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा, इसके रूट्स बताओ। रूट्स मैं लेट से कह देता हूँ x1 और x2 है, आर रूट्स। क्लियर है, तो मेरे पास गिवन क्या है कि भाई जो x1 प्लस x2 है ना वो अल्फ़ा है, और जो x1 इंटू x2 है वो मेरे पास बीटा है। मुझे बोला है कि फेवरेबल कंडीशन क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, रियल भी हैं और इक्वल भी हैं। तो लेट से मैं कह रहा हूँ कि भाई x1 इक्वल टू x2, ये वाली फेवरेबल कंडीशंस निकालते हैं ना, पहले टोटल तो निकाल लेंगे। फेवरेबल कंडीशन के लिए क्या आ जाएगा कि भाई 2 टाइम्स x1 इक्वल टू अल्फ़ा है एंड x1 स्क्वायर इक्वल टू बीटा है। तो यहाँ से क्या निकला, 4 नहीं, अल्फ़ा बाई 2 का स्क्वायर इक्वल टू बीटा। x1 को एलिमिनेट कर दिया ना, तो ये कंडीशन निकल गई मेरे पास। जैसी ये कंडीशन मैंने निकाल ली, क्वेश्चन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुका है। अब आप इसको प्रोसीड कर सकते हो और अच्छे से, है ना। तो देखो भाई, अल्फ़ा क्या था, नंबर ऑफ हेड्स, ठीक है, 2 टॉसेस में। ठीक है, एंड बीटा क्या था, नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेस। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी दोनों में ऑपोजिट है, एक तरह की लगा लो। जैसे मैं C1 का अगर मैं केस स्ट्रक्चर बनाऊं तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी उसकी 2/3 है, टेल आने की क्या है 1/3 है। वैसे ही अगर मैं C2 का लिखूं तो उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, तो टेल आने की 2/3 होएगी, है ना, क्योंकि या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अगर हेड की 2/3 और 1/3 रिस्पेक्टिव कॉइन्स की गिवन है तो टेल वाली क्या होगी 1 माइनस दैट, है ना। तो ये मेरे पास एक स्ट्रक्चर बन गया। क्लियर है कि भाई सारा जो केसेस हैं वो कुछ ऐसे हैं। तो कंडीशन मेरे पास गिवन है ना, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। क्लियर है, और अगर तुम इसको ध्यान से देखो ना कि भाई जो ये इसका डिस्क्रिमिनेंट होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए ना रियल के लिए। ठीक है, या फिर तुम ये भी लगा सकते हो कि भाई इसका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो जाए, तो तुम्हारे पास यही कंडीशन आएगी। क्लियर है, दोनों तरीके सही है। तो जैसे ही तुम्हारे पास ये कंडीशन निकली तो क्या है ये कंडीशन ये है कि भाई जो बीटा है 4 टाइम्स
वो तुम्हारा अल्फ़ा स्क्वायर के बराबर है। अब सिंपल सी बात हो जाती है कि भाई जो जिसे कहते हैं कि भाई हेड आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे देख लो ना, नंबर देख लो भाई। अब बीटा में कितने हेड आ सकते हैं, या तो देखो बीटा की वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 ही वैल्यूज़ हैं। तो बस एक को फिक्स करो, दूसरे की वैल्यू निकाल लो, है ना। लेट से मैं केसेस बनाऊँ अल्फ़ा इक्वल टू 0 के लिए, तो क्या होगा, 4 बीटा इक्वल टू 0 आ गया। तो एक ही केस है कि भाई बीटा भी 0 हो जाए। क्लियर है। वैसे ही मेरे पास और क्या आएगा, और बताओ। और मेरे पास आ जाएगा कि भाई एक केस, ये केस 1 हो गया ना, एक केस क्या होगा, एक केस बताओ और, कि भाई अल्फ़ा इक्वल टू 1 हो जाए। जैसे ही मैंने करा 4 बीटा इक्वल टू 1, ठीक है। अब बीटा की वैल्यू मैं 1/4 तो रख नहीं सकता, तो ये केस क्या हो गया, रिजेक्ट। क्लियर है। वैसे ही मैं केस 3 लिखूँ, क्या, अल्फ़ा की वैल्यू 2, अल्फ़ा की वैल्यू 2 मैंने जैसी रखी, ये आ गया 4 बीटा इक्वल टू 4। तो यहाँ से मेरे पास क्या निकल गया, बीटा इक्वल टू 1। ठीक है। तो मेरे पास सिर्फ 2 ही वैलिड केसेस आए हैं। एक तो मैं अगर पेयर लिखूँ अल्फ़ा कॉमा बीटा का, तो मेरे पास 2 ही केसेस आए हैं। एक तो हो जाएगा 0,0, ठीक है, मतलब दोनों कॉइन्स को जब टॉस किया 2 बार रिस्पेक्टिवली, तो हेड आया ही नहीं एक भी, है ना। और एक और केस होगा, कौन सा, 2,1 वाला। तो ये 2 वैलिड केसेस बन गए। बस अब प्रोबेबिलिटी लिख दो इवेंट की। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2 ही केसेस हैं, एक तो होगा 0,0 वाला प्लस एक 2,1 वाला। लो भाई 0,0 वाले को कैसे लिखेंगे, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। 0,0 को इंटरप्रेट करो, इसका मतलब क्या है कि अल्फ़ा, ठीक है, अल्फ़ा की वैल्यू मतलब इसका मतलब क्या है, C1 गॉट C1 एंड C2 गॉट 2 टेल्स। ठीक है, दोनों को टेल्स ही मिला। क्लियर है। और वैसे ही अगर मैं इसको देखूँ तो C1 गॉट 2 हेड्स एंड C2 गॉट 1 हेड। क्लियर है। तो ये 2 केसेस हो गए, इनको सॉल्व कर लेते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था प्रोबेबिलिटी में हम कैसे सॉल्व करते हैं। ये देखो ब्रांचिंग आपके सामने ये स्ट्रक्चर में मैंने बना रखी है, सिंपल सी बात है। अगर C1 जो है 2 बार टॉस किया, दोनों बार टेल आया, तो क्या होगा, मतलब पहली बार टॉस किया 1/3, दूसरी बार टॉस किया 1/3। क्लियर है। ठीक है। और इनटू में आप भूलो मत कि भाई C2, ये तो C1 वाला केस हो गया, साथ में C2 भी तो एक साथ एक ही केस है ना, तो दोनों में 0 आया था, तो बस यहाँ पर 2 आएगा ना, क्योंकि टेल आया है 2/3। तो ये C2 के लिए हो गया। ये कौन सा केस बन गया मेरा, जब भाई दोनों में सिर्फ टेल आया है। लिख दो भाई नीचे, क्या आ गया कि भाई जो सबसे पहला है ना, उसमें क्या हुआ, C3 में दोनों टेल आ गए, तो 1/3 इंटू 1/3, ये हो गया C1 के लिए। फिर वैसे ही ना, या C2 तो सेम ही केस है, C2 में क्या आएगा कि भाई दोनों में भी टेल आ गए, इसमें 2/3 प्रोबेबिलिटी थी, लो भाई। ठीक है, ये C2 के लिए हो गया। प्लस अगला केस क्या है कि भाई C1 में 2 हेड आ गए, C1 के हेड की प्रोबेबिलिटी 2/3, पहला हेड, ये रहा दूसरा हेड, लो भाई ये हो गया C1 इंटू, साथ ही एक ही केस है ना, तो लो भाई एक हेड आ गया। क्लियर है, एक हेड आ गया। अब ये एक हेड, सिंपल सी बात है यार कि भाई एक हेड है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 2/3 है ना, इंटू 1/3। या फिर इसमें एक चीज़ समझो, एक चीज़ समझने वाली है कि भाई हो सकता है पहले हेड आया हो फिर टेल आ गया, या फिर पहले टेल आ गया फिर हेड आया, समझे बात। तो इंटू 2। क्लियर है।
और ये पूरा हो गया दूसरा केस C2। लो भाई कर लो कैलकुलेट। 4/81 प्लस यहाँ पर बन जाएगा 2⁴ 16/81, तो ये बन गया 20/81। ठीक है, तो 20/81 हमारे पास ऑप्शन भी दिख रहा है। बी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाता है इस सवाल का। आई होप सो कि ये सवाल क्लियर हो गया होगा। बहुत ही क्लैरिटी से हमने सॉल्व किया है। केसेस बनाओ, वैलिड केसेस देखे, उनको हमने सीखा था ना, प्रोबेबिलिटी का ट्री बनाना होता है, उस ट्री से हमने इसको सॉल्व कर दिया। एंड अगर तुम्हें कोई डाउट हो रहा हो, एक चीज़ मेरे को लगता है रिपीट करनी चाहिए, ये वाली, ठीक है, कि यहाँ पे 2 कैसे आ गया। देखो यहाँ पे 2 केसेस होंगे ना, कि पहला टेल आ गया, दूसरा हेड। एक और केस क्या होगा कि पहला हेड दूसरा टेल, तो दोनों का अकाउंट में लेना पड़ेगा ना। ये 2/3 क्या है, हेड के लिए, ये 1/3 क्या है, टेल के लिए। ऐसे एक और केस होगा ना, ये टेल हेड वाला, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। समझे बात? तो बस इतनी सी बात है। अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आई कि 2 से क्यों मल्टीप्लाई करा, इसको मैं ज़रा एक्सपैंड करके लिखूँ, तो टेल इंटू हेड वाला केस क्या बनेगा, 1/3 इंटू 2/3 प्लस 2/3 इंटू 1/3। तो इसीलिए 2 का फैक्टर वहाँ पे मल्टीप्लाई करा है, क्योंकि दोनों सेम ही क्वांटिटीज़ बन रही है। क्लियर है? तो अब तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा कैसे सॉल्व हुआ है। काफ़ी सिंपल सॉल्विंग थी इसकी, ठीक है। एंड आई होप सो कि आप अगर थोड़ा सा क्लैरिटी से चलोगे तो प्रोबेबिलिटी इतनी ज़्यादा भी आपको टफ नहीं लगेगी। हाँ, कुछ प्रोबेबिलिटी के सवाल जो PYQs में हैं अच्छे भी हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन आप अभी के करंट ईयर्स में अगर देखोगे, प्रोबेबिलिटी एक बहुत ही टफ टॉपिक की तरह उभर के नहीं आ रहा है। समझ रहे हो? इतना ज़्यादा भी टफ नहीं हो रहा है। अगर आप केसेस ढंग से बना रहे हो, थोड़ा सा एक क्लैरिटी रख रहे हो माइंड में, तो प्रोबेबिलिटी भी एक डूएबल जॉब है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी भी एक अच्छा टॉपिक है जिसको आप कर सकते हो। ठीक है, सो ऑब्वियसली एक चीज़ होती है कि भाई डरो मत। तो डरोगे तो प्रोबेबिलिटी डराएगी, नहीं डरोगे तो कहीं ना कहीं एक चांस रहेगा कि तुम इसको सही करो। ठीक है, एंड एक बहुत ही ज़रूरी बात, आपका JEE मेंस आ रहा है पास। ठीक है, जिनकी शिफ्ट पहली है, मतलब होता है ना कि पहले दिन की या फिर सेकंड दिन की। ठीक है, जैसे देखो 22 से है ना, 22, 23 ऐसे वाले जो स्टार्टिंग वाले हैं, 24 को भी हो सकता है हो एक। तो ये वाले जो होते हैं बच्चे, ये सबसे ज़्यादा जिसे कहते हैं ना डरे होते हैं। ठीक है, स्केयर्ड होते हैं, वरिड होते हैं अपने स्कोर को लेकर, एंड उनको ये भी नहीं पता होता ना कि JEE मेंस कैसे देना होता है ना। तो ये जिनकी शिफ्ट है, ठीक है, जो ये वीडियो सुन रहे हैं, ध्यान रखना ये तुम्हारा गोल्डन चांस है। ठीक है, सिंपल सी तुम्हें फ़िलॉसफी बताता हूँ जो तुम्हें समझनी है, कि देखो यार सारे बच्चे डरे हुए हैं, है ना, कि यार उनकी पहली शिफ्ट आ गई, उनको तो कोई मतलब जैसे होता है ना कि सामने वाले से फीडबैक नहीं मिलेगा कि यार वहाँ जाके क्या होता है JEE मेंस में, है ना, क्या होता है, कैसे बायोमेट्रिक्स वगैरह चेक करते हैं वो, और कितनी देर बैठना पड़ता है। तो यहाँ पे सब डरे होते हैं, कभी किसी ने JEE मेंस नहीं दिया, है ना, और शिफ्ट भी सबसे पहले वाली आ रही हैं, तो पता भी नहीं कैसा पेपर आने वाला है, टफ आएगा या इजी आएगा या जो भी है। ध्यान रखना ये जो पहले पेपर होते हैं ना, इनमें परसेंटाइल सबसे अच्छी बनती है, सबसे अच्छी। लेकिन सबसे अच्छी बनती उसकी है जो डरता नहीं है। दैट्स रियलिटी। जो डर गया यहाँ पर, तो उसकी नॉर्मल स्कोर आ जाएगा जितनी भी उसने तैयारी करी है। ठीक है, और हो सकता है उससे कम आए। लेकिन यहाँ पर अगर जो नहीं डरा, लिटरली कह रहा हूँ, बहुत फ़र्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि सब डरे हुए हैं ना। पॉइंट ये है, मोस्ट बच्चे डरते ही हैं ये चीज़ से। ठीक है, एंड अगर तुम इस पॉइंट पे अपने आप को संभाल लेते हो कि यार मैं डरना नहीं है, अगर सेंटर में घुसूंगा तो माइंड सेट ऐसा होगा कि यार इस सेंटर में सबसे अच्छा पेपर मेरा ही होने वाला है। ठीक है, तो तुम बहुत ही अच्छा कर दोगे। ठीक है, तुम्हें अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए कि मेरा पेपर अच्छा ही होगा, चाहे मेरी तैयारी कैसी मर्जी है। ठीक है, एंड दिस इज़ द पॉइंट। ठीक है, दैट्स द पॉइंट कि तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस हो, और पेपर अगर इजी भी आए या हार्ड भी आए तो डरने वाली बात होती नहीं है, बिल्कुल नहीं होती। तुम्हें बस अपनी तरफ से अच्छा कर देना है।
ठीक है। एंड तुम्हारी परसेंटाइल बहुत अच्छी बनेगी, लिटरली बात है। स्टार्टिंग वाली डेट्स वाले बहुत डरे होते हैं, एंड इसी चीज़ को अगर तुम्हें संभालना है तो बस ये सोचो कि तुम्हारा पेपर अच्छा होने वाला है, तुम ही सबसे अच्छा पेपर करने वाले हो, एंड डरोगे नहीं, ठीक है, कि जो भी होगा। सिंपल सा तुम्हें बताऊं, वहाँ पर तुम जाओगे, जब भी रिपोर्टिंग टाइम होता है थोड़े टाइम तुम्हें बैठा के रखते हैं। वो थोड़ा टाइम, लोग कहते हैं थोड़ा टाइम, वो 1 घंटा होता है जो तुम्हें स्क्रीन के सामने बैठना पड़ता है। 1 घंटा लगा लो, अगर तुम थोड़े लेट हो तो हो सकता है 30 मिनट्स हो, ठीक है, या फिर हो सकता है तुम थोड़े जल्दी आ गए तो फिर हो सकता है 1 आवर 15 मिनट्स या 1 आवर 30 मिनट्स तुम्हें वेट करना पड़े स्क्रीन के सामने। एंड वो भी एक टाइम होता है कि तुम बैठे हो, तुम्हारे आसपास बायोमेट्रिक्स हो रहे हैं, कुछ बच्चे बैठ रहे हैं, एंड उस मोमेंट पे तुम्हें अपने आप को संभालना होता है। एंड अपने साथ वालों को भी तुम्हें डिस्ट्रैक्ट मत करने देना। ऐसे बहुत बच्चे होते हैं जो डिस्ट्रैक्ट करते हैं दूसरों को कि आंसर बता दो, या जिसको आ रहा होता है ना, तो हाँ, उनसे भी बच के रहना। एंड अगर कोई कंप्यूटर में दिक्कत होती है, क्योंकि मेरे खुद की हुई थी कभी, ठीक है, कंप्यूटर में दिक्कत होती है तो जो भी तुम्हारा इन्विजिलेटर है, ठीक है, इन्विजिलेटर को कहो कि भाई मुझे नया कंप्यूटर दो अलॉट करके, ठीक है, क्योंकि हो जाता है यार कभी कभार कंप्यूटर में बहुत दिक्कत होती है। मेरे साथ हुई थी काफ़ी ज़्यादा, मेरा पता नहीं आधे घंटे डिले हुआ था पेपर। तो होती है, दिक्कतें हो जाती हैं, और उस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल इन्विजिलेटर ही होता है कि भाई वो अच्छे से एक कंप्यूटर अलॉट कर दे तुम्हें अगर ज़्यादा दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना। बाकी जेईई मेन से अभी डरो मत, जिनकी स्टार्टिंग डेट्स हैं, एंड हाँ, जिनकी डेट्स लेट है, तुम लोग तैयारी करो। ऑब्वियस बात है कि तुम्हें थोड़ा सा इनसे एक स्लाइटली टफ़र एग्ज़ाम मिलेगा, ठीक है, क्योंकि तुम्हें ज़्यादा दिन मिल रहे हैं पढ़ने के लिए। बट वहाँ पे मेन पॉइंट ये आ जाता है कि भाई आगे वाली जो शिफ्टें हैं वो होंगी टफ़ इनके कंपैरिजन में थोड़ी सी। तो तुम्हारे लिए भी फ़ायदा है कि भाई जो परसेंटाइल है वो सिर्फ अच्छे बच्चों की वजह से ही बनेगी, है ना। तो उसमें भी परसेंटाइल अच्छी बनेगी अगर तुम पढ़ोगे। तो सिंपल सी बात रहती है, थोड़ा सा ये एडवांटेज रहता है पहली शिफ्ट वालों को कि उनकी परसेंटाइल हो सकता है थोड़ी ज़्यादा अच्छी बने, ठीक है। क्यों? क्योंकि बच्चे सारे डरे होते हैं। सो आई होप सो कि ये इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट रही होगी तुम्हारा डर मिटाने के लिए। बाकी सिंपल सी बात है कि भाई अगर तुम सोच रहे हो कि ये जनवरी वाला सेशन जाने देते हैं, अप्रैल में देते हैं, है ना, दिस इज़ द बिगेस्ट ब्लंडर। अप्रैल वाली शिफ्टों में बहुत, एक तो भाई पेपर ही अच्छा होता है, दूसरी बात कंपटीशन बहुत बढ़ता है भाई, लिटरली बहुत बढ़ता है। तुम जनवरी में देखोगे ना, मोस्ट बच्चे डरे होते हैं, वो इतना अच्छे से नहीं देते पेपर, उनको एक्सपीरियंस भी नहीं होता कि जेईई मेंस देना कैसे होता है, वहाँ जाके होगा क्या। लेकिन जब अप्रैल में होते हैं ना, दे हैव एक्सपीरियंस, उनको पता होता है कि जनवरी में दिया है, उनको पता होता है कि बैठेंगे, माइंडसेट बनाना है, पूरा अच्छे से करते हैं वो फिर पेपर। एंड यहाँ पे परसेंटाइल बनाना मुश्किल है, अप्रैल में सच में मुश्किल है, और ये तुम्हें खुद दिख जाएगा जब तुम खुद दोगे ना। अप्रैल, जनवरी और अप्रैल में तुम्हें बहुत फ़र्क दिखेगा। तो बहुत ज़रूरी है कि जनवरी को अपना गोल्डन चांस बनाओ और इसमें एक अच्छी परसेंटाइल स्कोर करो।